आज हमारे साथ कार्यक्रम में एक खास मेहमान हो रहे हैं शामिल, वैभव सांघवी साहब, जो को सीईओ है एवेंडस ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी एलएलपी के। 17 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव उनका हेज फंड में काम करने का है। साल 2000 में एचडीएफसी बैंक में इक्विटी डेस्क पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और प्राइवेट बैंकिंग में भी आप रहे हैं, और उसके अलावा 3 साल आप डीएसपी मरीन लीज जैसे दिग्गज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। क्वालिफिकेशन से सीए है और साथ ही ग्रेजुएशन आपने एनएम कॉलेज मुंबई से किया है। सांघवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। और नए साल के आउटलुक के पर आपने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की, शामिल हुए। बताएं सर, ये साल तो जिस तरह की मुश्किलें थी उसको देखते हुए तो बाजार खराब नहीं हुए, लेकिन अगले साल के लिए बाजारों के लिए क्या आउटलुक है, कैसे देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी और सभी श्रोताओं को मेरी शुभेच्छाएं फॉर 2023। अगर हम मार्केट्स को देखें, आपने सही कहा कि 2022 में हालांकि मार्केट ने ऐसा रिटर्न नहीं दिया है, बट ग्लोबली अगर हम कंपेयर करें तो इंडियन मार्केट्स ने बहुत ही बेहतरीन किया है एज कंपेयर टू अभी 2023 देखें हम तो एक ऐसा माहौल बन रहा है जहां पे हम इंटरेस्ट रेट्स को टॉप आउट करते हुए देख रहे हैं। शायद वो एक क्वार्टर में हो या 4 या 5 महीने में हो, बट हमें लगता है कि वी आर नियरिंग टुवर्ड्स दी पीक ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स। और इसी के कारण हमें लगता है कि जैसे जैसे हम ग्रोथ नंबर्स भी वीकनिंग देखेंगे ग्लोबल इकोनॉमी के, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अर्निंग फोरकास्ट भी थोड़े सबड्यूड होंगे। तो हमें लगता है कि थोड़ा मार्केट कंसोलिडेशन के दौर में रहेगा, और उसी के बाद एक कंसोलिडेशन के बाद फिर वो कैचअप करेगा ऑन दी अपसाइड। हमें ये भी लगता है कि यहाँ से बड़ी क्रैश होने की संभावना अभी नहीं है। वन उसका एक मुख्य कारण ये है कि इमर्जिंग मार्केट्स में ग्रोथ आउटलुक बेटर है एज कम्पेयर टू डेवलप मार्केट्स। चाइना और रीओपन हो रहा है, और पैसा ऐसी अनुमान है कि पैसा इमर्जिंग मार्केट एज ए बास्केट में आएगा। और जब भी इमर्जिंग मार्केट एज ए बास्केट में पैसा आता है तो इंडिया बाय डिफॉल्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम वो 16% का वेटेज है करीबन, और उसी के कारण अपने पास और इंडिया इकोनॉमी में थोड़ा पैसा आ सकता है फ्रॉम अ फॉरेन इन्वेस्टर परस्पेक्टिव। सो इसीलिए कहता हूँ कि प्रोबेबली थोड़े कंसोलिडेशन के बाद हम शायद वापस एक अपटिक देख सकते हैं फ्रॉम द मार्केट परस्पेक्टिव। हम्म तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो सबसे बड़ी बात वैभव सर ने कही वो ये कि ब्याज दरें पीक आउट होने की तैयारी कर रही हैं, तो जितनी बढ़नी बढ़ जाएंगी। अब ज़्यादा और बढ़ोतरी नहीं है, और उसके बाद बाजारों के लिए ये अच्छा संकेत होगा। रिस्क ज़्यादा ग्लोबल मार्केट्स की रहेगी 2023 में, या हमारे अपने बाज़ारों की, कि कहीं वैल्यूएशन हमारे यहाँ महंगे हो गए, या ग्लोबल मार्केट्स में रिसेशन का खतरा? कैसे देख रहे हैं आप दोनों चुनौतियों को? जी, दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है, क्योंकि जी। इंडियन मार्केट्स के वैल्यूएशन श्योरली थोड़े हाई है। एट द सेम टाइम ग्लोबली रिसेशन का रिस्क कितना लंबे दौर तक रिसेशन रहता है, और अर्निंग्स डाउनग्रेड किस स्केल पे होती है, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इन ऑल दिस फ्रॉम अगर डिमांड सप्लाई अगर हम देखें, इकोनॉमिक नंबर एक तरफ देखें, बट दूसरी तरफ अगर मनी सप्लाई देखें कि कैसे बाजार में निवेश की का अनुमान है, तो हमें लगता है कि इंडियन मार्केट निवेशकारों के लिए अट्रैक्टिव मार्केट रहेगा, बिकॉज रिलेटिवली इंडियन मार्केट बहुत बेटर करेगा, बोथ ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, अर्निंग्स फ्रंट, और ऑन द जनरल नैरेटिव और हेडलाइन बेसिस एज वेल। सो हमें लगता है कि रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूड रहेगा फ्रॉम एन इंडियन मार्केट स्टैंड पॉइंट। बट एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि जब रेट स्पीक आउट होते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि एक 3 से 6 महीने के लिए एक डेट एज एन एसेट क्लास भी थोड़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएगी, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स। तो अगले 6-8 महीने के लिए डेट मार्केट में निवेश करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ बताइए वैभव सर ने। सर बताएं, अब आप किन सेक्टर्स पर आप बुलिश हैं, किन सेक्टर्स पर थोड़े सावधान? बुलिश में हम कंटिन्यूड रहेंगे। बैंकिंग एक सेक्टर है जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है। हालांकि काफ़ी पीएसयू बैंक्स काफ़ी चल चुकी है, और हमें लगता है कि वहाँ वैल्यूएशन स्टार्टिंग टू लुक लिटिल एक्सपेंसिव हो रहे हैं, तो प्राइवेट बैंक्स में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। दूसरा है इंडस्ट्रियल्स, जहाँ गवर्नमेंट का जिस हिसाब से फोकस है ऑन पीएलआई सप्लाई साइड के करीबन और केपेक्स के तरफ, हमें लगता है कि वो एक सेक्टर कंटिन्यूड रहेगा। और लास्टली कि रूरल में थोड़ी हम रिकवरी देख रहे हैं। रूरल की रिकवरी अगर सस्टेन होती है तो
पॉसिबिलिटी है कि कंज्यूमर स्टेपल्स एक सेगमेंट है जो थोड़ा बेटर कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। और मल्टी डेकेड अपॉर्चुनिटी हम देखें तो रिन्यूएबल्स एक है कि जहां हम ध्यान दे सकते हैं फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म। हम्म, ओके, तो ये आपके लिए मजबूती वाले जो सेक्टर्स हैं वो है बैंक्स और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स, लेकिन एनबीएफसी कमोडिटीज़ पे अभी भी सावधान रहना है, आईटी पर अभी भी सावधान रहना है। जो कुछ बदलाव आपने अपने पोर्टफोलियो में किए हैं वैभव सर, जरा उनके बारे में बताएं, किस तरह के स्टॉक्स आप खरीद रहे हैं, जोड़ रहे हैं, किस तरह के आप बेच रहे हैं, इनके बारे में बताएं सर। सी मोर और लेस हमारा सेक्टर प्रेफरेंस जैसे आपको बताया वो जी। आई थिंक थोड़े टाइम से रहा हुआ है और हम वो कंटिन्यू कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जैसे आपने कहा कि वीकर सेक्टर्स जो है, हम लॉन्ग शॉर्ट फंड है तो हम दोनों लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशंस रखते हैं और अंडर परफॉर्मेंस को भी देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स अंडर परफॉर्म करेंगे। तो उसमें ग्लोबली एक्सपोज सेक्टर जो कि आईटी है, कमोडिटीज है, वहाँ थोड़े हम कॉशियस रहेंगे। और एनबीएफसीज फ्रॉम लोकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो इमीडिएटली बैंक्स पास ऑन कर देती है, बट फॉर एनबीएफसीज पास ऑन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो प्रोबेबली एक आध दो क्वार्टर के लिए उनके अर्निंग्स थोड़े प्रेशर में रहेंगे। सो ये सेक्टर जो है वो हम अंडर परफॉर्मेंस में भी रखेंगे। सो मोर लेस हमारी पोजीशन इस तरह होनी चाहिए। तो चलिए, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपके लिए खरीदारी करने के मौके जिन स्टॉक्स में हैं वहीं पर, जिन सेक्टर्स में वहीं फोकस करें और थोड़ा सावधान ग्लोबल मार्केट से प्रभावित होने वाले सेक्टर्स में रहें। वैभव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए समय देने के लिए और 2023 का बाजार पर आउटलुक हमारे दर्शकों को बताने के लिए।